एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्म की डेफिनेशन देखी थी। नॉर्म क्या होता है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या है। आज हम लोग उस पे बेसिस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हमारे पास जो x है, जो वेक्टर स्पेस है, वो सेट ऑफ रियल नंबर है या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे दोनों ही केस में, चाहे वो रियल नंबर का सेट हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो, हम एग्जैक्टली सेम वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो इसीलिए ब्रैकेट में और कॉम्प्लेक्स नंबर सेट लिखा है। तो अगर हमारा जो x है वो रियल नंबर का सेट है या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो उस केस में जो नॉर्म हम लोगों ने डिफाइन करा है वो क्या है। नॉर्म इज डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन करा है नॉर्म। अब आपको पता है चाहे रियल नंबर का सेट हो तो भी नॉर्म ऑफ x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लूँ और उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूँ, तो वो भी हमेशा किस में बिलोंग करती है, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो ये फंक्शन तो वेल डिफाइंड है। तो हम लोगों ने नॉर्म डिफाइन करा है इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि क्या हमने नॉर्म हमें शो करना है। हमने अभी तक डिफाइन करा है फंक्शन। तो हम लोगों ने जो नॉर्म फंक्शन डिफाइन करा है वो इस तरीके से करा है। तो देखते हैं कि क्या ये फंक्शन उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, क्या ये नॉर्म बनता है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है नॉन नेगेटिविटी। अच्छा, उससे पहले आपको पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, सेट ऑफ रियल नंबर की बात करूँ या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ, दोनों ही केस में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या शो करती है, वो शो करती है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी एलिमेंट का क्या डिस्टेंस है वो हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो सबसे पहली कंडीशन होती है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी आपको पता है कि चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मैं कोई सा भी एलिमेंट x से लूँ, x या तो रियल सेट होता है या हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स सेट हो सकता है। इस केस में दोनों ही केस का प्रूफ सेम होगा। तो अगर x से कोई भी एलिमेंट लिया है मैंने, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। ये रियल सेट में भी होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेट में भी होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है और यही हमारी नॉर्म की वैल्यू थी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉर्म ऑफ x। तो नॉर्म ऑफ x हमारा क्या रहेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x। तो यानी कि नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन में हम लोगों को क्या शो करना होता है कि नॉर्म ऑफ x हमारा 0 है इफ़ एंड ओनली इफ x इटसेल्फ इज 0। तो हम लोगों ने कंसीडर करा नॉर्म ऑफ x इज 0। नॉर्म ऑफ x 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ बाय डेफिनेशन नॉर्म क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो नॉर्म ऑफ x इज 0 इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ x इज 0। और नॉर्म ऑफ x 0 कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी भी नंबर की 0 है, इसका मतलब कि जो नंबर है वही 0 है और कोई कंडीशन नहीं हो सकती एब्सोल्यूट वैल्यू के 0 होने की। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ x इज 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इज 0। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन है, अगर हम कोई भी अल्फ़ा लेते हैं k से, k आपको पता है जो आपकी फील्ड है वो या तो रियल नंबर हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। तो अगर आपने अल्फ़ा बिलोंगिंग टू k लिया है और x हमारा x में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x यानी बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा x। आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में सेपरेट हो जाती है। तो अल्फ़ा x की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जहाँ पे x क्या है, x का कोई एलिमेंट है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ x। दिस इज ट्रू फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंगिंग टू k एंड x बिलोंगिंग टू x, क्योंकि हम लोगों ने इनको आर्बिट्रेरीली चूज़ करा था। लास्ट कंडीशन है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट x से लेती हूँ, लेट x एंड y भी आर्बिट्ररी, तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाता है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई बाय डेफिनेशन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी आपने रियल नंबर्स के केस में भी पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी पढ़ी कि दोनों ही केसेस में वो ट्रू होती है। तो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ x के, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ y के। तो हो गया हमारा प्रूफ, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो यानी कि चारों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो x विद दिस फंक्शन इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास स्पेस है Rn, Rn आपको पता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड एन टपल,
यानी x1 x2 ऐसे करके xn, जहाँ पे कि हर एक एलिमेंट, हर एक xi कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। ऐसी कॉम्प्लेक्स के केस में होता है यूनिटरी स्पेस, वो भी ऐसे डिफाइंड होता है। Cn क्या है, x1 x2 xn, जहाँ पे x1 x2 इस केस में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अगर हमारा इन दोनों में से कोई एक स्पेस है x, तो उस केस में हमारा नॉर्म कैसे डिफाइंड है, हमारा जो फंक्शन है वो कैसे हम लोगों ने डिफाइन करा है, नॉर्म ऑफ x इज समेशन xi स्क्वायर i गोइंग फ्रॉम 1 to n टू द पावर हाफ, यानी x हमारा जो है वो n टपल्स है दोनों ही केसेस में। तो हमने क्या करा है, हर एक कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, फिर उसका स्क्वायर करा है, और ऐसे ही हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स के साथ करा है, सबका सम करा है, और जो भी आया है उसकी पावर हाफ करी है। ये अगर आपको याद हो तो ये R2 के केस में भी हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते थे। R2 की डिस्टेंस, अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट है x, x1 x2 और y1 y2, ये आपके पास कोई भी दो एलिमेंट है R2 में, तो आप उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे, डिस्टेंस बिटवीन x और y क्या लिखते थे, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आप लिखते थे रूट के अंदर। तो यही मैंने करा है कि इस केस में आप लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में जो आपकी डिस्टेंस होती है वो एक्चुअली 0 से मेजर हो रही होती है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, अगर मैं इसी केस में बोलती कि मेरा y1 y2 0,0 है, तो क्या हो जाता मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x माइनस 0, यानी x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर हो जाता। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिखी है कि हम लोगों ने क्या करा है, नॉर्म ऑफ x को कैसे डिफाइन करा है, हर एक कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, उसका स्क्वायर लिखा है, i गोइंग फ्रॉम 1 to n टू दी पावर हाफ, ये हम लोगों ने करा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पावर 2 और हाफ यूज़ हो रही है, 2 हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, ये नॉर्म जो है इस 2 पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोगों ने ये डिपेंडेंसी दिखाने के लिए यहाँ पे 2 यूज़ करा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारा नॉर्म बनता है या नहीं बनता। उसके लिए हमको 4 प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी, और वो भी बहुत ईजी हैं, क्योंकि xi, अगर हमने x कोई भी एलिमेंट लिया है हमारे वेक्टर स्पेस x से, जहाँ पे x हमारा या तो Rn है या फिर Cn है, दोनों में से कोई एक चीज़ है, तो उस केस में हर एक xi जो है वो हमारा k में बिलोंग करता होगा, जहाँ पे k या तो R है या फिर C है ना। x की रिप्रेजेंटेशन क्या है, x1 x2 और ऐसे करते करते xn, जहाँ पे x या तो बिलोंग कर, जहाँ पे x में बिलोंग कर रहा है, और x हमारा या तो Rn हो सकता है या फिर Cn हो सकता है ना। अगर ये Rn में है तो इसकी हर एक कोऑर्डिनेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, एक रियल नंबर है। अगर ये Cn है तो इसके हर एक कोऑर्डिनेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों ही केस में xi या तो हमारा R में होगा या फिर C में होगा, चाहे वो किसी में भी हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी नॉन नेगेटिव होती है और कॉम्प्लेक्स की भी नॉन नेगेटिव होती है। तो क्योंकि xi की एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन नेगेटिव है, फॉर एवरी i गोइंग फ्रॉम 1 to n, ऐसा हर एक कोऑर्डिनेट के लिए x1 x2 अप टू xn के लिए, इसीलिए i रनिंग फ्रॉम 1 to n। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगा। अगर स्क्वायर नॉन नेगेटिव है और ऐसा हर एक i के लिए है, तो उन सब का सम भी नॉन नेगेटिव होगा। उन सब का सम भी i से लेकर n तक xi स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव है तो उसका अंडर रूट भी नॉन नेगेटिव होगा। तो यानी कि जो हमारा नॉर्म है, जो हमने फंक्शन डिफाइन करा है, वो नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है। सेकेंड कंडीशन है कि x2 इज़ 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ 0। तो हम लोगों ने यहाँ से कंसिडर करा x2 इज़ 0, मतलब x नॉर्म ऑफ x इज़ 0। नॉर्म ऑफ x बाय डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे x हमारा क्या है, ऑर्डर्ड n टपल फॉर्म में है। तो हमारा नॉर्म कैसे डिफाइंड है, सम i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर टू द पावर हाफ। अगर ये 0 है, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रूट रिमूव भी कर दूं तो इनसाइड वैल्यू 0 होगी। इनसाइड वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi स्क्वायर, मॉड ऑफ xi स्क्वायर। अभी मैंने नॉन नेगेटिविटी वाले केस में बताया कि ये क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है हमेशा। तो नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर एक टर्म हमारी क्या है, 0 है। तो यहाँ से यहाँ है कि xi स्क्वायर क्या होगी, 0 होगी फॉर एवरी i रनिंग फ्रॉम 1 to n।
ठीक है। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज़ की ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड वैल्यू ज़ीरो है। ऐसा हर एक केस में होता है, चाहे वो एक्स आई हमारा रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों ही केस में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब कि जो गिवन नंबर है वो ज़ीरो है। ठीक है। और ये क्या है, हर एक आई के लिए है, फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। हर एक एक्स आई ज़ीरो है, यानी कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज़ीरो हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो हैं, यानी कि हमारा एक्स ज़ीरो है। तो हमारे पास आ गया कि नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ ज़ीरो। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हम लोगों को क्या प्रूफ करना होता है कि हम लोगों ने अगर नॉर्म के अंदर कोई भी एक स्केलर लिया है, स्केलर टाइम्स एक्स कर रहे हैं, तो जो स्केलर है वो एब्सोल्यूट साइन के साथ बाहर आ जाता है और नॉर्म ऑफ एक्स अंदर बच जाता है। तो यही चीज़ शो करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, लेट एल्फ़ा बिलोंगिंग टू द फील्ड, फील्ड आर भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। अगर हमने ये लिया है, आर्बिट्रेरीली चूज़ करा है, और ऐसी एक्स बिलोंगिंग टू के एन भी हमने आर्बिट्रेरीली चूज़ करा है, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्म ऑफ एल्फ़ा एक्स, एल्फ़ा आपका स्केलर है, वो रियल नंबर भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। एक्स आपका ऑर्डर्ड एन टपल है, जब भी आपके पास ऑर्डर्ड एन टपल के साथ कोई स्केलर होता है तो क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यानी एल्फ़ा एक्स वन, एल्फ़ा एक्स टू, इस तरीके से आपके पास एन टपल्स बन गए। उसका नॉर्म क्या होगा, बाय डेफिनेशन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल्फ़ा एक्स आई स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये डेफिनेशन से आया। अब आपको पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सेपरेट हो जाती है, ये भी या तो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी या तो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ही केस में एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट हो जाती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल्फ़ा इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अब स्क्वायर भी सेपरेट हो जाता है, अगर दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और दोनों का स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर भी उन दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, एल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स आई स्क्वायर। यहाँ पे जो समेशन है उस पर डिपेंडेंट कौन है, एक्स आई डिपेंडेंट है, एल्फ़ा तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना, तो एल्फ़ा को हम समेशन के बाहर ले जा सकते हैं, एल्फ़ा यहाँ आ सकता है समेशन के बाहर, और समेशन के इनसाइड क्या रह जाएगा, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर। जब रूट दोनों पे सेपरेट होगा तो एल्फ़ा स्क्वायर जब रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल्फ़ा बचेगा। और जो ये हमारे पास रेस्ट बचा वो क्या है, बाय डेफिनेशन वो है नॉर्म ऑफ एक्स। तो हमने प्रूफ कर लिया कि नॉर्म ऑफ एल्फ़ा एक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल्फ़ा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। लास्ट जो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो क्या है, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। तो हमने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए, एक्स से एक्स क्या है, के एन इन जनरल यूज़ कर रहे हैं हम टर्म आर एन या सी एन के लिए। तो अगर हमारे पास एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं के एन में, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई, जब भी हम दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं जो एन एन टपल्स हैं, तो उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऐड होंगे, यानी कि एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, एक्स एन प्लस वाई वन। इस तरीके से हमारे पास एक ऑर्डर्ड एन टपल आया। फिर इसका नॉर्म निकाल रहे हैं हम, तो नॉर्म निकालने के लिए बाय डेफिनेशन क्या होगा, वो हम डेफिनेशन लगा देंगे। डेफिनेशन लगाने के बाद आपको पता है हमने मिनकॉस्किज़ इनइक्वालिटी करी थी। मिनकॉस्किज़ इनइक्वालिटी क्या थी, मिनकॉस्किज़ इनइक्वालिटी क्या है कि अगर आपके पास एल्फ़ा आई और बीटा आई के में बिलोंग करते हैं, फील्ड में बिलोंग करते हैं, और पी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर आपके पास समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल्फ़ा आई बी प्लस बीटा आई टू द पावर पी होल टू द पावर 1/p है, तो आप इस सब को, इस समेशन को, इस पावर को एक बार एल्फ़ा आई के ऊपर लगा सकते हो और एक बार बीटा आई के ऊपर। तो एक बार एल्फ़ा आई के ऊपर सब सेपरेट हो गया और एक बार बीटा आई के ऊपर। तो यही चीज़ हम लोगों ने p इज़ इक्वल टू 2 के लिए पढ़ी है। यहीं पे हम लोगों ने क्या यूज़ करा है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप तक आते आते हम लोगों ने मिनकॉस्किज़ इनइक्वालिटी यूज़ करी है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ वाई। तो इसी तरीके से नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से। हेंस दिस के एन जो हमारा वेक्टर स्पेस है विद नॉर्म 2 इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस। तो बाकी के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।